नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारी क्षेत्रीय पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। ये चैप्टर लिखा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। तो हमने अपने लास्ट सेशन में अपना कृतिका पाठ्य पुस्तिका का जो चैप्टर है साना साना हाथ जोड़ी, वो हमने कंप्लीट कर लिया है और बहुत अच्छे से उसको समझा और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी डिस्कस किए। और मैं आशा करती हूँ कि आपको वो चैप्टर पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। जो भी कोई डाउट हो उस चैप्टर से संबंधित वो आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। अब हम अपनी जो हमारी क्षेत्रीय पाठ्य पुस्तिका है उसका लास्ट हमारे 3 चैप्टर्स अब यहाँ पर शेष हैं। तो क्योंकि अब आपका जो सिलेबस है वो लगभग हमने कंप्लीट कराना है और उसके बाद हम पाठ से जुड़े हुए यहाँ पर जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं कि नहीं किसी भी चैप्टर से जुड़े हुए या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो हम करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आपका सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर आज शुरू कर रहे हैं अपना जो हमारा लास्ट से थर्ड जो हमारा चैप्टर है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। तो ये चैप्टर जैसे कि आप नाम से ही देख रहे हैं, आज के समय में जिस तरह से जो स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पुरुषों से पीछे नहीं है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही है। लेकिन ऐसा पहले जमाने में नहीं था, पहले के समय में नहीं था, 90s में या उससे पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। लोग स्त्री शिक्षा के विरोधी थे, यानी कि एक तरह से आम जन ही नहीं, बड़े बड़े जो लोग थे, ज्ञानी जो पढ़े लिखे लोग थे, वो भी यहाँ तक कहते थे कि स्त्रियों का पढ़ना लिखना क्या जरूरी है, क्या जरूरत है कि स्त्रियां पढ़े लिखें। तो वो क्या करते थे, स्त्री शिक्षा के खिलाफ थे। तो इसी तरह से कई लोग क्या करते थे, जैसे कुतर्कों, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों। कुतर्क क्या होते हैं, एक होता है सुतर्क यानी कि तर्क देना, किसी बात का जवाब देना, प्रति उत्तर देना, बहस करना उस बात पे। लेकिन कुतर्कों यानी कि हमेशा उल्टा जवाब देना, गलत जवाब देना, गलत तर्क देना, सही तरीके से बात को पेश नहीं करना। तो यहाँ पर स्त्री शिक्षा के जो विरोधी लोग थे, स्त्री शिक्षा के विरोध में जो लोग कुतर्क करते थे यानी कि गलत गलत तरह के तर्क देते थे स्त्री शिक्षा के संबंधित, स्त्री शिक्षा से संबंधित उन विरोधों का खंडन यहाँ पर लिखा है इस चैप्टर को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो जैसे कि इस पूरे पाठ में यही सारी चीजें बताई गई हैं यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। तो सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर बताया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के विरोधी जो लोग थे, जो कुतर्क दिए गए लोगों के द्वारा। तो देखिए, सबसे पहले हम जीवन परिचय यहाँ पर पढ़ लेते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम जरूर याद होना चाहिए। तो पाठ का नाम है स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन और लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1864 1864 में ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण स्कूली शिक्षा पूरी कर उन्हें रेलवे में उन्होंने नौकरी कर ली। यानी कि बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं थी तो उन्होंने सिर्फ स्कूल की पढ़ाई की, स्कूल तक की पढ़ाई की, उसके बाद उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। रेलवे में नौकरी से इस्तीफा देकर उन्होंने 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन शुरू किया। 1903 में
1903 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और उसके बाद हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन किया और सन 1920 तक उन्होंने संपादन से जुड़े रहे। 1938 में उनका देहांत हो गया। तो इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में यहाँ पर कुछ रचनाएं भी लिखी है। तो जैसे कि उनकी प्रमुख कीर्तियां यहाँ पर दी गई हैं। देखिए पूरा जीवन परिचय यहाँ पर दिया गया है, जिसको आप अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जीवन परिचय आपको यहाँ पर दिया गया है। तो हम यहाँ पर ज्यादा कुछ ना पढ़ते हुए केवल उनके जन्म, मृत्यु, उनकी शिक्षा और साथ ही उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उनकी कृतियां हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। तो उनकी प्रमुख कृतियां हैं रसज्ञ, रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, जो कि ये सारे निबंध संग्रह है, संपत्ति शास्त्र, उनकी अर्थशास्त्र से संबंधित एक पुस्तक है, महिला मोद, महिला उपयोगी पुस्तक है, अध्यात्म की, दर्शन की, द्विवेदी काव्यमाला में उनकी कविताएं हैं और द्विवेदी काव्यमाला में उनकी सारी कविताएं दी गई है। और उनका संपूर्ण साहित्य, यानी कि जो कुछ भी उन्होंने अपना साहित्य, जो कुछ भी उन्होंने रचा है, वो सब महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के नाम से 15 खंडों में प्रकाशित है। यानी कि इनका पूरा साहित्य जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के जो एक तरह से 15 खंडों में प्रकाशित किया गया है। तो इस तरह से काफी सारा आप देख सकते हैं, यहाँ पर जीवन परिचय दिया गया है, यहाँ पर इनकी भाषा शैली दी गई है, किस तरह की भाषा शैली है, किस तरह से इन्होंने लिखा और बाकी का इनका जो जीवन है उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए ये सारी चीजें आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो हमारा चैप्टर है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, तो इसमें देखिए आज के समय में जो नारी है, आज के समय की जो महिला है, भले ही वो काफी आगे बढ़ गई हो, भले ही वो पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हो, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस स्थिति तक आने के लिए उसको बहुत सारे विरोधों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ी। तो क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, हम पढ़ना शुरू करते हैं। बड़े शोक की बात है, देखिए पहली पंक्ति से ही स्टार्ट करते हैं। बड़े शोक की बात है, यानी कि बड़े दुख की बात है कि आज भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना और उनके गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। तो उस समय की बात कह रहे हैं कि आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके गृह सुख नाश का कारण मानते हैं। यानी कि वो सोचते हैं कि अगर स्त्रियों को पढ़ाया जाएगा, स्त्रियों को पढ़ाया लिखाया जाएगा, तो ये उनके घर के सुख में दखल डालेगा, ये उनके एक तरह से घर का सुख समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आगे कहते हैं और लोग भी ऐसे वैसे नहीं हैं, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोग स्त्री शिक्षा के विरोधी थे, स्त्री शिक्षा के पक्ष में कुतर्क देते थे, वो आम लोग नहीं थे, आम जनता नहीं थी कि जो खुद से पढ़ी लिखी नहीं है वो दूसरों को तर्क दे रही है, ऐसा नहीं था। वो अच्छे सुशिक्षित लोग थे, बड़े बड़े स्कूलों में एक तरह से जिन्होंने पढ़ाई की थी, जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों में शिक्षा पाई थी, जो धर्म शास्त्र और संस्कृति के ग्रंथ साहित्य का परिचय रखते थे। यानी कि ऐसे लोग भी स्त्री शिक्षा के विरोधी थे, स्त्री शिक्षा के प्रति कुतर्क देते थे। तो ऐसे में यहाँ पर, और जिनका पेशा कुशिक्षितों को सुरक्षित करना, जिनका पेशा था, जो कुशिक्षित लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, उनको शिक्षित करना, कुमार्गियों को सुमार्गी बनाना। अब देखिए ये सारे काम किसके हैं? ये सारे काम शिक्षा के हैं। जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो सुशिक्षित हो जाता है, वो सुमार्गी बन जाता है, वो धार्मिक बन जाता है, अर्थात उसको हर चीज का ज्ञान आ जाता है, हर चीज का उसको एक तरह से समझ हो जाती है। तो ये ऐसे लोग थे जिनका काम था, जिनका पेशा था कुशिक्षितों को शिक्षित करना,
कुमार्गियों को सुमार्गगामी बनाना, अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाना। उनकी दलीलें सुन लीजिए। अब उनकी क्या दलीलें हैं, वो क्या दलीलें देते हैं, क्या कुतर्क देते हैं स्त्रियों को पढ़ाने के विरोध में। देखिए क्या दलीलें दे रहे हैं, सुनिए। अपने संस्कृत कवियों के नाटकों में, अपने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अनपढ़ों की भाषा में बातें कराई गई है। यानी कि जो एक तरह से उन्होंने कहा, जो अपने पुराने जो कवि हैं उन्होंने उनके जो नाटक है उन्होंने कुलीन स्त्रियों से एक तरह से अनपढ़ों की भाषा में बात कराई है। तो इससे प्रमाणित होता है कि देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल न थी। यानी कि देखिए किस तरह के खराब तर्क यहाँ पर दिए जा रहे हैं कि हमारे संस्कृत कवियों ने नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अनपढ़ों की भाषा में बात कराई है। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि उस समय पर स्त्रियों की पढ़ाई की चाल न थी, यानी कि स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था। होती तो इतिहास पुराण आदि में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी होती। तो इतने बड़े बड़े जो ये विद्वान लोग हैं ये कहते हैं अगर ऐसा होता, अगर लड़कियां शिक्षित होती तो इतिहास पुराण आदि में उनको पढ़ाने की एक नियमबद्ध एक प्रणाली की किस तरह से उन्हें पढ़ाया जाता है, किस तरह से उन्हें लिखाया जाता है, किस तरह से समझाया जाता है, ये पूरी प्रणाली होती। आगे कहते हैं स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ हो जाता है, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ हो जाता है। शकुंतला इतनी कम पढ़ी थी कि गवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी। देखिए अब यहाँ पर शकुंतला का एग्जाम्पल देकर देखिए किस तरह से स्त्री शिक्षा के, स्त्री के प्रति विरोध कर रहे हैं कि शकुंतला इतनी कम पढ़ी लिखी थी, गवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक लिख पाई थी। तिस पर भी उसकी इतनी कम शिक्षा ने अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। तो देखिए कितने खराब कुतर्क यहाँ पर दिए हैं कि शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत से कहे वो इसी पढ़ाई के दुष्परिणाम है। यानी कि अगर उसने थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा नहीं होता, जितना ये पढ़ा लिखा है इतना भी अगर पढ़ा लिखा ना होता तो शायद वह ऐसा नहीं कहती। अगला है, जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी। यानी कि जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वो अपढ़ों की भाषा थी। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपढ़ गवारों की भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। तो देखिए यहाँ पर तर्क दिया है कि नागरिकों की भाषा पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, स्त्रियों को तो अपढ़ों की भाषा भी नहीं पढ़ानी चाहिए, स्त्रियों को तो अपढ़ों की भाषा पढ़ाना भी उनको बर्बाद कर देना है, उनको समाप्त कर देना है। तो इस तरह से काफी सारे ऐसे कुतर्क स्त्री शिक्षा के विरोध में दिए गए थे उस समय पर। और ये सारे जो दिए गए हैं विरोध जो लिखे गए हैं, ये सारे विरोध किस तरह के हैं, ये सारे विरोध ऐसे हैं कि जो स्वयं पढ़े लिखे विद्वान लोगों ने दिए हैं, यानी कि जो खुद से बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर अपेक्षा ही है, तथापि दो चार बातें हम लिख देते हैं। अब लेखक कहते हैं कि इस दलीलें, ये जो दलीलें यहाँ पर पेश की गई है, इन दलीलों का सबसे प्रभावशाली उत्तर इनकी उपेक्षा करना है। ये जो दलीलें यहाँ पर दी गई है, इन दलीलों की उपेक्षा करना ही इनका एक प्रभावशाली उत्तर हो सकता है। तो लेखक कहते हैं क्यों ना हम भी दो चार बातें इस बारे में लिख दें। अब देखिए आंसर दिया जा रहा है हर एक चीज का, ध्यान रखिएगा। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। जैसे यहाँ पर कहा था कि नाटकों में उनसे एक तरह से कैसी बोली बुलवाई जाती है, तो अनपढ़ों की बोली, अपढ़ों की बोली बुलवाई जाती है। तो नाटकों में स्त्रियों का प्रकृत बोलना, प्रकृत भाषा में बोलना उसके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। अधिक से अधिक इतना कहा जा सकता है
कि वे संस्कृत न बोल सकती थी। इतना कहा जा सकता है कि वो संस्कृत नहीं बोल सकती थी, इतना जरूर कहा जा सकता है। लेकिन एक तरह से उनके शिक्षित होने पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। संस्कृत न बोल सकना न अपढ़ होने का सबूत है और ना ही गंवार होने का। ऐसा नहीं है कि अगर हमको अंग्रेजी नहीं आती, हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, या अंग्रेजी हमें हम एक तरह से अगर हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते तो ये सबूत नहीं है कि आप अनपढ़ हो या आप गंवार हो। कई बार ऐसी मेंटेलिटी आजकल के लोगों में हो जाती है कि अगर मैं अंग्रेजी में नहीं बोलूंगा या अंग्रेजी नहीं समझ पाऊंगा या अंग्रेजी नहीं मैं किसी के सामने बोल पाऊंगा तो मुझे गंवार समझा जाएगा, मुझे अनपढ़ समझा जाएगा। तो ये बोली जो है ये अनपढ़ होने का सबूत नहीं है, गंवार होने का सबूत नहीं है। अच्छा, तो उत्तर रामचरित्र में ऋषियों की देवांत वादिनियां पत्नी कौन सी भाषाएं बोलती थी? जो उत्तर रामायण है उसमें जो वेदांत वादिनी पत्नियां थी ऋषियों की, वेदांत वादिनी यानी कि जो वेद लिखने वाले ऋषि होते थे उनकी जो पत्नियां होती थी वो कौन सी भाषा में बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? भूत और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय ही संस्कृत बोलता था। जो जिस समय पर ये नाटक लिखे गए हैं, कालिदास के जो नाटक लिखे हैं, उस समय पर जमाने में जितने भी शिक्षित लोग होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, उसका पूरा समुदाय ही संस्कृत बोलता था। यानी कि एक तरह से सभी लोग संस्कृत बोलते थे। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्रकट बोलने वाली स्त्रियों को अनपढ़ बताने का साहस करे। यानी कि पहले इस बात का कोई प्रमाण दे और उसके बाद प्रकट बोलने वाली जो महिलाएं हैं उनको अनपढ़ कहने का साहस करें। तो लेखक कहते हैं इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्रकट न थी? आप नाटकों की बात करते हैं तो इसका क्या एक तरह से सबूत है कि उस जमाने में जो बोलचाल की भाषा थी, जो लोग आपस में बोलते चालते थे, उसकी भाषा प्रकट थी? सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। सबूत तो ऐसा लगता है कि प्रकट भाषा के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों, जैनों और हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते? यानी कि अगर प्रकट जो है अगर उस समय की भाषा नहीं होती, फेमस भाषा, प्रचलित भाषा नहीं होती, तो आज ये बौद्धों, जैनों और हजारों ग्रंथ इनके उसमें क्यों लिखे जाते? और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्रकट ही में क्या धर्मोपदेश देते? जो एक तरह से यहाँ पर बताया गया है कि शाक्य मुनि जो थे और उनके चेले जो थे प्रकट में ही क्यों धर्मोपदेश देते हैं। बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथों की रचना प्रकट में किए जाने का एकमात्र यही कारण है। जो बौद्ध लोग हैं उनके त्रिपिट ग्रंथ की रचना प्रकट में किए जाने का एकमात्र यही कारण है कि उस जमाने में प्रकट ही सर्वसाधारण भाषा थी। यानी कि उस जमाने में जो प्रकट भाषा थी यही सर्वसाधारण थी, यानी कि ये सभी में बोली जाती थी। अतः प्रकट बोलना और लिखना अपढ़ और शिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। यानी कि अगर आप प्रकट बोलते हैं, प्रकट सुनते हैं, प्रकट लिखते हैं तो आप अनपढ़ नहीं है, आप अनपढ़ नहीं कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतु बंद महाकाव्य, कुमार पाल चरित आदि ग्रंथ प्रकट में बनाए हैं, वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादन इस जमाने में अनपढ़ और गंवार कहा जा सकता है। यानी कि उस समय पर यदि वो एक तरह से अपढ़ होते और गंवार होते तो हिंदी के प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अपढ़ और गंवार इसको कहा जा सकता है। क्योंकि
वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा लिखता है, यानी कि जो अपने जमाने की प्रचलित भाषा को लिखता है उसको कहा जा सकता है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्रकट है, यानी कि आजकल जो सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, वो है आपकी आजकल की प्रकृत भाषा, यानी कि जो भाषा हम आजकल बोलते हैं वो आजकल की प्रकृत भाषा है। सौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री, पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। तो यानी कि जितने भी भाषाएं हैं, सौरसनी है, मागधी है, महाराष्ट्री है, पाली है, ये सब भाषाएं उस जमाने की थी। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह से सभ्य होते थे, सुशिक्षित और पंडित हो सकते थे। यानी कि यहाँ पर शुरुआत में ही बताया है कि अगर आप प्रकृत में कुछ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इसका मतलब आप बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं। तो लेकिन यहाँ पर बताया है कि प्रकृत पढ़कर भी उस जमाने के लोग, जो उस जमाने के लोग थे, वो प्रकृत पढ़कर भी सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे। जिस तरह हिंदी, बांग्ला, मराठी भाषाएं पढ़कर, जब हम हिंदी पढ़ते हैं, बांग्ला पढ़ते हैं, मराठी पढ़ते हैं, अपने अलग अलग जगह की अलग अलग भाषा पढ़ते हैं, तो भाषा पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं। फिर प्रकृत बोलना अनपढ़ होने का सबूत है। आप देखिए कि वहीं जो बाकी भाषाएं हैं, इन्हें हम कभी कहीं भी बोल सकते हैं, कहीं भी एक तरह से हिंदी, बांग्ला, मराठी भाषाएं, यानी कि हम इन सभी भाषाओं के साथ रह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा फिर प्रकृत बोलना अनपढ़ होने का सबूत है। तो फिर लेखक फिर से पूछते हैं कि क्या प्रकृत बोलना अनपढ़ होने का सबूत है? जिस समय आचार्यों ने, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जिस समय आचार्यों ने नाट्य संबंधित नियम बनाए थे, जब आचार्य जो थे बड़े बड़े, उन्होंने नाट्य संबंधित यानी कि नृत्य संबंधित जो नियम बनाए थे, उस समय सर्वसाधारण की भाषा हिंदी न थी। यानी जब उन्होंने ये नियम बनाने को कहे, तो उस समय पर जो आम जनता थी, जो आम लोग थे, यानी कि जो सर्वसाधारण थे, उन्होंने भी एक तरह से उनकी भाषा जो है उस समय पर संस्कृत ना थी। चुके हुए लोग ही संस्कृत बोलते हैं और बोल सकते हैं। चुने हुए लोग, यानी कि कुछ जो खास लोग होते हैं, चुने हुए लोग जो होते हैं, वही संस्कृत पढ़ सकते हैं, वही संस्कृत बोल सकते हैं। और इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्रकृत रखने का नियम कर लिया। फिर उन्होंने क्या किया कि पुरुषों की भाषा हमेशा प्रकृत होगी, जिसमें एक तरह से चाहे कोई यहाँ पर बताया कि संस्कृत बोल भी सकते हैं और संस्कृत बोलते हैं, भाषा इसी से उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्रकृत रखने का नियम है। और जो पुराने जमाने की स्त्रियां थी, के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था। जो पुराने जमाने की बहुत पहले की जो महिलाएं थी, उनके लिए कोई भी विश्वविद्यालय न था। फिर भी नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य। यानी कि फिर भी जो नियमबद्ध जो प्रणाली है, उसका उल्लेख यदि आदि पुराणों में ना मिले तो क्या आश्चर्य है। और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो, यानी कि उल्लेख भले ही रहा हो उस जगह का, लेकिन नष्ट हो गया हो, समाप्त हो गया हो। पुराने जमाने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विधा सिखाने वाला कोई शास्त्र। बड़े बड़े जहाजों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते हैं, दिखाइए जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ। पुराणादि में विमानों और जहाजों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देकर उनका अस्तित्व तो अब हम बड़े गर्व से यहाँ पर बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर जो लेखक है वो कहते हैं कि किस तरह से जो चेंजेस हुए, ये सारे जो परिवर्तन आए, उसको हम स्वीकार करते हैं। पर आगे कह रहे हैं, परंतु
पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडिताओं के नामोल्लेख देखकर कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अनपढ़ और गंवार बताते हैं। यानी कि पुराने समय में, पहले के समय में जो ग्रंथ होते थे वो प्रारब्ध पीड़िताओं के नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन, यानी कि जो जिस तरह से उसमें नाम लिखे गए हैं, तो उसमें भारत की जो स्त्रियां हैं उनको मूर्ख, अनपढ़ और गंवार बताते हैं। इस तर्क शास्त्री और इस न्यायशीलता, इस तर्क शास्त्री और इस न्यायशीलता की बलिहारी वेदों को प्रायः सभी हिंदू ईश्वर कृत मानते हैं। यानी कि वेदों को, जो वेद लिखे गए हैं उनको हिंदू लोग ज्यादातर ईश्वर कृत मानते हैं। ये मानते हैं कि ये वेद जो है वो ईश्वर ने, यानी कि भगवान ने लिखे हैं। तो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्ववरा आदि स्त्रियों से करवाते हैं। यानी कि जो भगवान होते हैं, जो ईश्वर होते हैं, वे जितने भी वेद मंत्र हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनका दर्शन विश्वरा आदि स्त्रियों से करावे और स्त्रियों से कराते हैं और हमें उन्हें ककहरा भी पढ़ना पाप समझे। शीला और विद्या आदि कौन थी? वे स्त्रियां नहीं थी। बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई या नहीं? शार्दूल पद्धति में उसकी कविता के नमूने हैं या नहीं? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटिका के अंतर्गत थेरी गाथा में सैकड़ों स्त्रियों की पद्म रचना उद्दित है। और वे क्या अनपढ़ हैं? अब यहाँ पर बताया है कि क्या वे अनपढ़ हैं? बौद्ध जिस भारत में कुमारियाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने, बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा दी थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा न दी थी। तो लेखक कहते हैं कि जिनको बचपन में तुमने एक तरह से चित्र बनाना सिखाया था, नाचना सिखाया था, गाना सिखाया था, फल फूल बीनना उठाया था और अपने यहाँ पर बहुत सारी चीजें सिखाई थी, तो यहाँ पर उनको पढ़ने लिखने की आज्ञा, तो उनको क्यों पढ़ने लिखने की आज्ञा नहीं थी? कौन विज्ञ ऐसी बात मुख से निकालेगा, और कोई निकालने भी तो मानेगा कौन? तो यहाँ पर कहा गया कि कौन ऐसी बातों को अपने मुख से निकालेगा, और अगर निकालेगा भी तो यहाँ पर कि कौन निकालेगा। अब जैसे देखिए फिर से यहाँ पर बहुत सारे तर्क दिए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं। अत्रि की पत्नी, जो अत्रि ऋषि थे, उनकी पत्नी धर्म पत्नी पर व्याख्यान देते समय, उनकी धर्म पत्नी पर व्याख्यान जब दिया गया तो घंटों पांडित्य प्रकट करे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्माविदों को हरा दे, मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकती है? सोच सकेगी। यह सब पापी बढ़ने का अपराध है। यानी कि ये सारी चीजें जो है पाप बढ़ने का अपराध है कि किस तरह से धरती पर जो है पाप बढ़ रहा है। और आगे देखिए, यह सब पाप बढ़ने का अपराध है। वे ना तो पढ़ती है, ना वे पूजनीय है, पुरुषों का मुकाबला करती। यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने ऐसे ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अनपढ़ रखकर भारत का गौरव बढ़ाना। इतनी सब कुछ चीजें करने के बाद भी कुछ लोग जो स्त्रियां हैं उनको एक तरह से अनपढ़ रखकर भारत का गौरव बढ़ाना चाहते हैं, भारत का एक तरह से सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। आगे कहते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कि पुराने जमाने में भारत की भी एक स्त्री पढ़ी लिखी ना थी। तो ये तो सत्य है कि पुराने जमाने में भारत की भी एक भी स्त्री जो है वो शिक्षित नहीं थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। उसे उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत ना समझी।
तो एक तरह से उस समय जो है स्त्रियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा जो है कार्यक्रम चलाए जाते थे। तो उस समय पुराने समय में भारत की एक भी स्त्री जो है पढ़ी लिखी नहीं थी। तो जब ये प्रौढ़ शिक्षा चलाई गई तो उस समय पर स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत नहीं समझी गई, पर अब तो अतएव पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं। तो चलिए स्त्रियों को अनपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें, यानी कि स्त्रियों को अनपढ़ रखने वाली जो ये पुरानी चाल चल रही है, ये पुरानी एक तरह से बात चल रही है, इसे भी हम तोड़ दें। हमारी प्रार्थना तो यह है कि शिक्षा के विरोधी, जो शिक्षा का विरोध करते हैं, जो शिक्षा को गलत ठहराते हैं, विरोधियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में आस्था नहीं देनी चाहिए कि पुराने जमाने में यहाँ की सारी स्त्रियां अनपढ़ थी, कि पुराने जमाने में यहाँ समाज में जितनी भी स्त्रियां हैं ये सब अनपढ़ थी। तो यहाँ पर बताया अथवा इन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। जो लोग पुराणों में लिखी पढ़ी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय, यानी कि यहाँ पर इसके लिए कहा है कि अगर आपको ये सारी चीजें जाननी है, अगर ये सारी चीजें आपको समझनी है, तो यहाँ पर स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए इस कल्पना को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए। और यदि पुराने जमाने की सारी स्त्रियां अनपढ़ थी तो उन्हें पढ़ने की आज्ञा जब नहीं थी, तो लोग पुराणों में ही पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले क्यों मांगते हैं, पुराणों में ही क्यों कहते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल उदाहरण दिया है, श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय है। उसमें रुक्मणी हरण की कथा, रुक्मणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ कृष्ण को भेजा था। रुक्मणी ने क्या किया था कि वहां पर ये रुक्मणी हरण की गाथा है, और इसमें उन्होंने कहा कि एक तरह से रुक्मणी ने एक लंबा चौड़ा जो पत्र लिखा था, वो पत्र उन्होंने एकांत में लिखा था और एक ब्राह्मण के हाथों वो पत्र भिजवाया था, लिखकर भिजवाया था। और यहाँ पर श्री कृष्ण को भिजवाया था, तो वह प्रकट में नहीं था। क्या वो प्रकट भाषा नहीं थी? उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं है, कि भागवत में ऐसा नहीं कहा कि रुक्मणी ने जो पत्र लिखा था वो प्राकृत भाषा में लिखा था। तो भागवत में तो इसका एक तरह से उल्लेख नहीं है। उसमें रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया, यानी कि उसमें रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने तथा गवारपन होने की सूचना नहीं है। यानी कि जो भी उन्होंने किया उससे बिल्कुल भी साबित नहीं होता कि वो अपढ़ है, वो अल्पज्ञ है और वो गवार है। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मालंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, और होना भी चाहिए, अधिक होना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि, अगर इस दशा में उनमें से यदि कोई कहे कि प्राचीन कालीन स्त्रियां अनपढ़ होती थी, देखिए इतनी सारी बातें यहाँ पर लेखक ने बता दी, और अब वो कहते हैं कि इतने सब कुछ होने पर भी अगर कहते हैं कि प्राचीन कालिक स्त्रियां अनपढ़ होती थी, तो उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, उसकी बात पर आपको विश्वास नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या कहा है, देखिए भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए, अगर भागवत को कोई पुराण काल या एक कवि की कल्पना मान ले, और तो नाटकों की बात उससे भी बीती गई समझी जानी चाहिए, यानी कि नाटकों की बात को फिर उससे भी बीती या गई समझा जाना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पर काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं अभी तक, और चैप्टर का नाम देखिए थोड़ा सा आपको लेंदी लग सकता है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। तो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बताते हैं कि स्त्री शिक्षा के विरोध में उस समय पर इतने सारे लोग थे, और उन लोगों में भी बहुत
तो जब आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको और अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जहां तक आज पढ़ा है उसको घर पर एक बार रिवाइज जरूर करें। बाकी का शेष भाग हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।